दोस्तों आज हम क्लास 10th आईटी का एक और चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड और उसके साथ साथ हम आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा कैल्क, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम स्प्रेडशीट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको प्रोवाइड कौन करता है? ओपन ऑफिस। इसका यूज क्या है? फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स, और इसकी एक्सटेंशन होती है .ods। एक्सटेंशन का मतलब अगर मुझे कोई भी फाइल दे दी जाए जिसका नाम लिखा हुआ है और नाम के लास्ट में .ods लगा हुआ है तो मैं पहचान लूंगा कि ये एक स्प्रेडशीट फाइल है जिसको कैल्क से बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पहला सेशन आता है एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक। ठीक है, पहला टॉपिक इसके अंदर है कंसोलिडेटिंग डाटा। इसका हिंदी में अगर हम मतलब समझें तो कंसोलिडेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो अगर मेरे पास डाटा बिखरा हुआ है जगह जगह पे और मैं उसको इकट्ठा करके एक जगह रख रहा हूं तो उसके लिए मैं डाटा कंसोलिडेशन का यूज करूंगा। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। मैं यहां पे खोल लेता हूं अपना कैल्क। ठीक है, बेसिक्स पहले थोड़े से हम क्लियर करते हैं, उसके बाद फटाफट अपना चैप्टर कवर करेंगे बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, कोई भी आपको इसके अलावा दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अगर आप यहीं से शुरू करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, आइए, ये है अपना ओपन ऑफिस कैल्क जो आपके सामने अभी खुल रहा है। ठीक है, हम जब इसको ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर आपको दिखता है अपना टाइटल बार जिसमें नाम लिखा हुआ है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था जब मैंने आपको ओपन ऑफिस राइटर पढ़ाया था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड वाले चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे आपका मेनू बार है जिसमें फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट, टूल्स, डाटा, विंडोज और हेल्प मेनू आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे जैसे नीचे आप अगर देखते हैं तो शीट 1, शीट 2 और शीट 3 करके शीट्स खुली हुई हैं। आपके सामने एक स्प्रेडशीट है जिसके अंदर वर्कशीट्स हैं। कौन कौन सी वर्कशीट? शीट 1, शीट 2, शीट 3। जो पूरी जो आपके सामने फाइल खुली हुई है मैं उसको बोलता हूं वर्क बुक। अब वर्क बुक के अंदर आपको बहुत सारी वर्कशीट्स मिलती है। ठीक है, शीट 1 हो गई, शीट 2 हो गई, शीट 3 हो गई। अगर मुझे और भी शीट्स ऐड करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूं। वो कैसे करते हैं वो हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारा डाटा है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप थोड़ा सा सुनते रहिए, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। आप थोड़ा सा अगर पेशेंस रख के वीडियो को देखते हैं तो आपको सारा का सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम ओपन करते हैं अपना डॉक्यूमेंट, ये वाला। यहां पे मैंने इसको ओपन किया, कुछ वर्कशीट्स मेरे सामने हैं। ठीक है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो कुछ डाटा मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है पहले से ही शीट्स में। अलग अलग शीट्स में अलग अलग डाटा लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं उन सभी शीट से डाटा को उठाकर एक सिंगल शीट में कंबाइन कर दूं। ठीक है, या फिर एक सिंगल शीट में पूरे के पूरे डाटा को समराइज कर दूं। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? कंसोलिडेट। बस, ठीक है, इतनी सी बात है, समझते हैं इसको आगे। तो डाटा कंसोलिडेशन allows you to gather together your data from separate worksheets into a master worksheet. In other words, data consolidation function takes data from series of worksheets or workbooks and summarizes it into a single worksheet that you can update easily. क्या लिखा हुआ है मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कि इसमें हम डिफरेंट वर्कशीट से डाटा को इकट्ठा करके एक जगह पे रखते हैं और सीरीज ऑफ वर्कशीट से हम डाटा को उठाकर एक सिंगल वर्कशीट में भी समराइज कर सकते हैं जिससे कि हम उसको आसानी से अपडेट कर सकें। ठीक है, अच्छा, इसको करते कैसे हैं? तो इसके लिए हमें डाटा मेन्यू में जाके कंसोलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। बस इतना ही आप समझ लीजिए, आपको करना नहीं है। देखो, डाटा में गए और यहाँ पे हमने कंसोलिडेट पे क्लिक किया। यहाँ पे जो भी होगा उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमको इतना ही समझना था। ठीक है, यही हमारे काम का है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला इसमें टॉपिक आता है वो है सब टोटल। सब टोटल नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे टोटल यानी कि ऐड होने वाला है। ठीक है भाई, क्या ऐड होने वाला है आइए समझते हैं। सब टोटल या फिर ऐड करता है डाटा को जो कि अरेंज्ड है एरे में। एरे क्या होता है? एरे होता है ग्रुप ऑफ सेल्स विद लेबल्स फॉर कॉलम्स और रोज। समझ में नहीं आया भैया अभी भी? आइए अभी समझाते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक किसी शॉप का डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट कितना बेचा गया कौन सी डेट को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे प्रोडक्ट का ग्रुप है, ये अपना क्वांटिटी का ग्रुप है, ये अमाउंट का ग्रुप है, ये डेट का ग्रुप है। इसके ऊपर मैंने लेबल्स भी लगाए हुए हैं, प्रोडक्ट है, ये क्वांटिटी है, ये अमाउंट है, डेट है। इसी को हम बोलते हैं एरे। डाटा को मैंने अच्छे से अरेंज किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे टोटल करना है। टोटल किस चीज का? अमाउंट का ही तो करूंगा भाई, कितने रुपए का पूरा सामान बिक गया, तो मुझे अमाउंट का टोटल करना है। ठीक है, वो भी प्रोडक्ट वाइज करना है कि मतलब मॉनिटर कितने रुपए के बिके पूरे, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटर बिके हैं 2000 के, फिर से यहाँ पे मॉनिटर बिके हैं 3000 के। तो मुझे
ग्रुप वाइज टोटल करना है कि भाई मॉनिटर कितने रुपए के टोटल बिके, फिर माउस टोटल कितने रुपए के बिके, फिर प्रिंटर टोटल कितने रुपए के बिके। ये सब चीजें मुझे अगर अरेंज करनी है तो उसके लिए मैं यूज करता हूं सब टोटल का। कैसे? डाटा को पहले तो सेलेक्ट कर लो, डाटा मेनू में जाओ फिर, और उसके बाद सब टोटल पे क्लिक कर दो। इस पे जब मैं क्लिक करता हूं तो पूछेगा किस चीज की ग्रुपिंग करनी है, तो मुझे प्रोडक्ट से ग्रुप बनाना है। आप एक से ज्यादा ग्रुप भी कर सकते हो, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, लेकिन मुझे एक ही करना है फिलहाल, तो मैं ग्रुप बाय प्रोडक्ट करता हूं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या है, किस चीज का आपको टोटल करना है, तो यहां पे मैं क्लिक कर देता हूं अपना अमाउंट पे, क्योंकि मुझे अमाउंट ऐड करना है। फंक्शन कौन सा अप्लाई करना है? सब। ठीक है, ओके पर क्लिक करूंगा। ये देखिए आपके जो है प्रोडक्ट के ग्रुप बन गए हैं। यहाँ पे कीबोर्ड 3 बिके, फिर कीबोर्ड 5 बिके, 25 अक्टूबर को 3 बिके, 28 अक्टूबर को 5 बिके, टोटल यहाँ पे आ गया 3200 रुपए। ठीक है, उसी तरह से मॉनिटर का पूरा डाटा यहाँ पे आ गया, उनका सम आ गया, सभी चीजों का डाटा। और लास्ट में यहाँ पे देखो ग्रैंड टोटल, यानी कि पूरा का पूरा सामान कितने रुपए का बिका। ये है आपका सब टोटल, बस इतना ही था। ठीक है, तो आइए इसको और समझ लेते हैं एक बार फिर से। डेफिनेशन पढ़ेंगे। सब टोटल क्या करता है? डाटा को ऐड कर देता है या फिर टोटल कर देता है जो कि एरे में अरेंज्ड है। ठीक है, और सब टोटल की हेल्प से हम एरेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और एक फंक्शन चूज कर सकते हैं उन पे अप्लाई करने के लिए, कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल, हम उस पे कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए डाटा मेनू में जाके सब टोटल पे हमें क्लिक करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सिनेरियो। सिनेरियोस में क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए अलग अलग केस बना के उनको सॉल्व करते हैं और सेव करते हैं। आइए समझते हैं इसमें होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होगा, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। अगर नहीं याद है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैं पूछता हूं आपसे कि जो प्रिंसिपल है वो अगर 1000 रुपए है, रेट है आपका 2%, टाइम है आपका 1 ईयर। ठीक है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? ठीक है, फिर मैं आपसे बोलता हूं कि रेट को मैंने 2% से 3% कर दिया, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? फिर बोलता हूं मैंने 3 नहीं, मैंने 4% कर दिया, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अलग अलग आंसर आएंगे। उन अलग अलग आंसर्स को मैं अलग अलग सेव करता हुआ जा रहा हूं, उसके लिए मैं यूज करता हूं सिनेरियो। डेफिनेशन समझो, फिर प्रैक्टिकल करके भी समझेंगे। सिनेरियो होता है एक टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। व्हाट इफ क्वेश्चन का मतलब व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट इफ रेट इज 2%, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट इफ रेट इज 2%, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट इफ रेट इज 3%, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट इफ रेट इज 4%। तो व्हाट इफ क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हर एक सिनेरियो का हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, उसको एडिट और फॉर्मेट अलग अलग कर सकते हैं। आइए अब इसको थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल डाला 1000 रुपए, रेट डाला मैंने 2%, टाइम डाला मैंने 1 साल, और सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला लगा दिया सीधा, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम और डिवाइड बाई आपका 100। एंटर मारा मैंने, 20 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला केस। अच्छा, अगर मुझे दूसरा केस बनाना है यहीं पे, तो मैं रेट को मान लो 2 की जगह 3% कर देता हूं, एंटर मारूंगा तो यहाँ पे 30 रुपए आपकी सिंपल इंटरेस्ट हो गई। मुझे हर एक जो सेट है हमारी कैलकुलेशन का, उसको मुझे सेव करना है। कैसे करूंगा? इस पूरे को मैं करूंगा सेलेक्ट, टूल्स पे जाऊंगा। ठीक है, टूल्स मेनू में जाऊंगा और सिनेरियोज पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे सिनेरियो का नाम डाल सकते हो और कमेंट भी आप लिख सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, यहाँ पे आप बॉर्डर का कलर वगैरह भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो भी आपको लगाना है। ओके पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से पहला सिनेरियो बनके तैयार है। अब मुझे एक और केस बनाना है। ठीक है, एक और केस के लिए मुझे रेट जो है 3 की जगह 2% करना था, मैंने 2 कर दिया। अब मैं फिर से इसको जो है सेलेक्ट करूंगा और टूल्स पे जाऊंगा और सिनेरियोज पे जाऊंगा, और सिनेरियो 2 मैंने इसका नाम डाल दिया, आप कुछ और भी डाल सकते हो। ओके पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा दूसरा केस बनके तैयार है। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना सकते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। आइए समझते हैं इसको। तो सिनेरियो होता है एक सेव्ड सेट ऑफ सेल वैल्यूज फॉर आवर कैलकुलेशंस। हमारी कैलकुलेशंस की सेल वैल्यूज का एक सेट होता है जो कि हमने सेव किया हुआ है। ठीक है, हम जो है एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो पे स्विच भी कर सकते हैं यूजिंग अ नेविगेटर या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट जो वहां पे हमारी दिखती है। ये रही आपकी जो ड्रॉप डाउन एरो है, इस पे आप क्लिक करो, सिनेरियो 1 पे जा सकते हो, 2 पे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने सिनेरियो 1 में डाला था 3%। ठीक है, और सिनेरियो 2 पे मैंने क्लिक किया तो ये अपना 2% वाला आ गया। क्लियर है ये चीज?
एग्जाम्पल देख लो, इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑन एन इन्वेस्टमेंट यू कुड ऐड अ सिनेरियो फॉर ईच इंटरेस्ट रेट एंड क्विकली व्यू द रिजल्ट। वही है, हर एक इंटरेस्ट रेट के लिए आप अलग अलग रिजल्ट्स को देख सकते हो यूजिंग द हेल्प ऑफ सिनेरियोज। आगे बढ़ेंगे, सिनेरियो क्रिएट कैसे करते हैं। पहले तो अपना जो भी डाटा आपने लिखा हो वो सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लो जैसे मैंने अभी किया था। उसके बाद टूल्स मेन्यू में जाओ, सिनेरियोज पे क्लिक कर दो, वहां पे आपको क्रिएट सिनेरियो डायलॉग दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगा। अगर तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, टूल्स पे गया, सिनेरियोज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्रिएट सिनेरियो डायलॉग दिखता है। यहाँ पे आपको नाम डालना होता है और कमेंट आप डाल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्ले करना है, नहीं करना वो भी चूज कर सकते हो, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, तो आपने नाम डाल दिया, ओके पर क्लिक कर दो, डायलॉग आपका क्लोज हो जाएगा। ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि टूल्स मेनू में जाना है और सिनेरियोज पे क्लिक करना है और सिनेरियो की डेफिनेशन आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। अगला टॉपिक गोल सीक, बहुत ही आसान है, आइए समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। मैंने आपको प्रिंसिपल दिया था 1000 रुपए, ठीक है। रेट मैंने आपको दिया था 2% और टाइम मैंने बताया था 1 साल, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकल के आई थी आपकी 20 रुपए, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, मैंने आपको प्रिंसिपल की वैल्यू दी, रेट की वैल्यू दी, टाइम की वैल्यू दी और रिजल्ट निकल के आ गया 20 रुपए। ये रहा आपका रिजल्ट। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं उल्टा काम कर रहा हूं। उल्टा काम करने का मतलब है कि मैंने रिजल्ट आपको पहले ही दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको पहले ही बोल दी 40 रुपए है, रिजल्ट मैंने पहले ही दे दिया। सीधी सी बात है, रिजल्ट मैंने पहले ही दिया है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे बदलाव होंगे, तभी तो 20 की जगह 40 आया। जी हाँ, बदलाव ही करना है। प्रिंसिपल उतना ही रहने दो, रेट उतना ही रहने दो। अब टाइम कितना होगा कि मेरी सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपए आ जाए। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है भैया, बिल्कुल मैथमेटिक्स है। यही हम यहाँ पे कैलक में करने वाले हैं। क्या करेंगे, रिजल्ट पहले ही दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपए चाहिए, प्रिंसिपल 1000 ही रहने दो, रेट 2% ही रहने दो, अब टाइम बता दो कितना होगा, बस यही करना है। आइए इसको करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे। पहले डेफिनेशन ही पढ़ लो, चलो, ठीक है। यूजिंग गोल सीक अंडर टूल्स मेनू, टूल्स मेनू में आपको गोल सीक मिलता है। वी कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट वी वांट। हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें कौन सी वैल्यूज लाके देंगे, ठीक है। उसके लिए गोल सीक हम यूज करते हैं। ये रहा मेरा जो अपना कैल्क है, इससे मैंने प्रिंसिपल डाला है अपना कितना डाला था, 1000 रुपए। रेट मैंने डाला अपना 2% और टाइम डाला मैंने 1 साल। सिंपल इंटरेस्ट मेरा निकल के आ गया यहाँ पे इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई हमारा 100। 20 रुपए आ गई सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे क्या करना है, उल्टा काम करना है। क्या करना है मुझे, टूल्स मेनू में गया और गोल सीक पे गया। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सेल यहाँ पे लगा हुआ है पहले से ही। गोल सीक के लिए आपको पहले ही फॉर्मूला सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद टूल्स पे जाना है तो फॉर्मूला सेल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। टारगेट वैल्यू यानी कि आपको कितनी वैल्यू चाहिए सिंपल इंटरेस्ट की, मुझे चाहिए 40 रुपए। वेरिएबल सेल यानी कि कौन सी सेल की वैल्यू आपको चेंज करनी है, मुझे टाइम चेंज करना है भाई, ठीक है। इसमें मैंने क्लिक किया, डल गया, ओके पर क्लिक करूंगा भाई, ठीक है। गोल सीक सक्सेसफुल, ठीक है। रिजल्ट आपको डालना है, रिजल्ट 2 आएगा 1 की जगह टाइम, यस पे मैंने क्लिक कर दिया, टाइम 2 हो गया भाई, सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपए आ गई, ठीक है। क्लियर है, गोल सीक हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। आइए आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स देख लो भाई। अपना फॉर्मूला सेल में कर्सर लगाओ, टूल्स मेनू जाके गोल सीक पे क्लिक कर दो, उसके बाद गोल सीक डायलॉग दिखेगा, वहां पे करेक्ट सेल पहले से ही फिल किया होगा फॉर्मूला सेल का, उसके बाद टारगेट वैल्यू डाल दो और ठीक है। और जब वो पूछता है वेरिएबल सेल, उसमें वेरिएबल सेल पे क्लिक कर दो। आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें मैंने बता दी। टारगेट वैल्यू डालनी होती है, ओके पर क्लिक करोगे, डायलॉग अपीयर होगा जो बोल देगा गोल सीक सक्सेसफुल, यस पे क्लिक कर दोगे, रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सॉल्वर। सॉल्वर बिल्कुल गोल सीक की तरह है। गोल सीक में क्या बोल रहा था कि भाई प्रिंसिपल उतना ही रहने दो, रेट उतना ही रहने दो, टाइम बदल दो। कुछ और भी कर सकता था मैं कि रेट उतना ही रहने दो, टाइम उतना ही रहने दो, प्रिंसिपल बदल दो। ये तो हो गया गोल सीक में कि एक वैल्यू चेंज कर सकते हो बस, या तो रेट बदल लो, या टाइम बदल लो, या प्रिंसिपल बदल लो। सॉल्वर में हम एक से ज्यादा वैल्यूज पे भी काम कर सकते हैं। कैसे करते हैं समझते हैं। सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल्स मेनू अमाउंट्स टू अ मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। गोल सीक से एक कदम आगे बढ़ के है हमारा सॉल्वर, ठीक है। डिफरेंस क्या है, सॉल्वर डील्स विद इक्वेशंस विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है जो वैल्यू हमें चेंज करनी होती है, ठीक है। तो मल्टीपल वेरिएबल्स में हमारा सॉल्वर काम करता है।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ठीक है, इसको हम स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ वैल्यूज यू डिफाइन, ठीक है। तो अगर हमें रिजल्ट को मिनिमाइज यानी कम से कम लाना है या फिर मैक्सिमाइज ज्यादा से ज्यादा लाना है, उसके लिए हम सॉल्वर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप उनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, फंड एक्स में और फंड वाई में। फंड एक्स जो है लो रिस्क फंड है और ये आपको 8% इंटरेस्ट रेट देता है। फंड वाई आपका हाइयर रिस्क देता है लेकिन आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा देता है 12%। तो आप दोनों में कितना कितना इन्वेस्ट करो जिससे कि आपका टोटल 1,000 रुपए का इंटरेस्ट बन जाए। तो दो वेरिएबल हो गए ना भाई, उसमें भी कुछ डालना है उसमें भी कुछ डालना है, कितना डालना है वो आपको सॉल्वर बताएगा। और मुझे टोटल जो टारगेट वैल्यू है जो मैंने रिजल्ट प्रोड्यूस करना है वो मैंने दे दिया 1,000 रुपए। क्लियर है ये चीज? ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। सेशन 2 है लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट्स। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है इंसर्टिंग शीट्स, यानी कि हमारी जो वर्कबुक है जिसमें बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट आती हैं, उसमें मुझे एक्स्ट्रा वर्कशीट ऐड करनी है। तो कैसे ऐड करूंगा? सिंपल है बहुत ही। देखो ये रहा शीट 1, शीट 2 और शीट 3। मुझे एक और ऐड करनी है या फिर 2 और ऐड करनी है, 3 ऐड करनी है, जितनी भी करनी है। कैसे करेंगे? इंसर्ट मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ पे मैं शीट पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसमें आपको शीट 3 के बाद ऐड करना है या शीट 3 से पहले? देखो मैंने यहाँ पे बाई डिफॉल्ट मतलब पहले से शीट 3 पे क्लिक किया हुआ था, शीट 3 के पहले या बाद में? तो मैंने आफ्टर पे क्लिक किया, आफ्टर करंट शीट। नई शीट करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ शीट्स 1 2 3 कितनी? तो मैंने यहाँ पे 1 डाला। अब शीट का नाम क्या है? मैंने शीट 4 लिख दिया। ओके पर क्लिक करूंगा, शीट 4 यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। अच्छा भैया कोई दूसरा तरीका नहीं है? बिल्कुल है। शीट 4 के बाद यहाँ पे आपको एक खाली जगह दिख रही है, इस खाली जगह पे क्लिक कर दो, वही इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। अच्छा कोई और तीसरा तरीका नहीं है? बिल्कुल है। शीट 4 पे या फिर शीट 3 पे जिसके बाद जिसके पहले आपको इंसर्ट करनी है उस पर राइट क्लिक कर दो। मैंने शीट 3 पे राइट क्लिक किया और इंसर्ट शीट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर से वही ओपन हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिए अगर मान लो मुझे शीट 1 और शीट 2 के बीच में इंसर्ट करना है तो शीट 1 पे राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट शीट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। बिफोर करंट शीट या आफ्टर करंट शीट? आफ्टर करंट शीट। नंबर ऑफ शीट 1, ओके क्लिक करूंगा तो शीट 1 और शीट 2 के बीच में आपकी शीट 5 आ चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला है इंसर्ट मेनू में जाके शीट पे क्लिक कर दो या फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट पे क्लिक कर दो या फिर एम्प्टी स्पेस में क्लिक कर दो, ठीक है। वही तरीके हैं आपके 3। अब क्या है, अगर मुझे किसी दूसरी स्प्रेडशीट से कोई शीट उठा के यहाँ पे लानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे बहुत ही इजी है। मैं यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू पे जाऊंगा और शीट फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर दूंगा। अब जो भी फाइल आपको जहां से उठानी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं अपनी फाइल, ये रहा, ये रही मेरी फाइल, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको कौन सी वाली शीट इंसर्ट करनी है? मुझे यहाँ पे सब टोटल वाली इंसर्ट करनी है। बिफोर करंट शीट, आफ्टर करंट शीट वो आप जो भी यहाँ पे चूज कर लो। ओके पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देख लो यहाँ पे सब टोटल वाली शीट इंसर्ट हो चुकी है शीट 5 के बाद। क्लियर है ये चीज? क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है भाई, आप इसको पढ़ भी सकते हो पॉज करके या फिर आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं पढ़ रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि भाई ये हम पे काम छोड़ के चला गया और हमारा तो कल एग्जाम है और अब इसका पीडीएफ डाउनलोड करो वो पढ़ो। इसलिए पढ़ देता हूं कि अगर मुझे अनदर फाइल से शीट इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट मेनू पे जाऊंगा, शीट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करूंगा मेनू बार से, ठीक है। फिर इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें फ्रॉम फाइल ऑप्शंस पहले से ही सिलेक्टेड होता है। फिर वहां पे इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और अपना वर्कशीट को चुन लीजिए और शीट को इंसर्ट कर लीजिए। पेन हमारा नीचे गिर गया है, उसको उठा लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे कॉपी करने की जगह शीट को लिंक करना है, लिंक करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे सब टोटल वाली शीट को मैंने कॉपी किया था, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे कोई भी चेंज करता हूं इस शीट में तो उस मेन वाली फाइल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर मैं इसको लिंक करता, लिंक करने का मतलब ये हो जाता कि अगर मैं मेन वर्कबुक में कुछ चेंज करता इसमें तो वो यहां भी चेंज होता, अगर मैं यहां पे चेंज करता तो वहां भी चेंज होता। इसका मतलब होता है लिंक करना यानी कि कनेक्ट करना, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए टूल्स मेनू पे जाऊंगा, ऑप्शंस पे जाऊंगा, openoffice.org कैल्क पे जाऊंगा, जनरल पे जाऊंगा, अपडेटिंग पे क्लिक कर दूंगा। इससे आप उसको लिंक भी कर सकते हो,
आगे बढ़ते हैं रिनेमिंग वर्कशीट, यानी कि मुझे वर्कशीट का नाम चेंज करना है। उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, जैसे शीट 5 है, इसका नाम चेंज करना है, राइट क्लिक करूंगा और रीनेम शीट पे क्लिक कर दूंगा। मैंने नाम डाल दिया अपना प्रतीक, ओके पर क्लिक करूंगा, ठीक है, हो गया इसका नाम प्रतीक। अच्छा कोई और तरीका नहीं है? अरे बिल्कुल है, मैं इस पर डबल क्लिक कर दूं तो भी चेंज कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया अनुज, ओके पर क्लिक किया, इसका नाम हो गया अनुज, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकते हो। तो हर एक वर्कशीट के बॉटम पे एक टैब होता है जो कि नेम ऑफ वर्कशीट को इंडिकेट करता है, ये तो आपको पता ही है। आप कोई भी तरीका आजमा सकते हो। पहला है डबल क्लिक कर दो, वहां पे नाम चेंज कर दो। दूसरा तरीका है राइट क्लिक कर दो, रीनेम पे क्लिक कर दो, वहां से भी आप चेंज कर सकते हो। तीसरा तरीका है फॉर्मेट मेनू पे जाओ, ठीक है, और वहां पे शीट ऑप्शन पे क्लिक करो, रीनेम पे क्लिक कर दो। चलो ये भी करके देख लेते हैं। फॉर्मेट मेनू पे गया, शीट ऑप्शन पे क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक कर दिया, लो भाई यहाँ से भी चेंज कर दो, फिर से प्रतीक कर देता हूँ, एंटर मारूंगा, ओके क्लिक करूंगा, प्रतीक हो गया, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आता है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या है? सेल का नाम ही सेल रेफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी सेल चूज किया, देखो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, तो ये इसका जो कॉलम है वो है डी और इसकी जो रो है वो है 6, तो मैंने इस सेल का नाम बोल दिया D6। समझ में आई ये चीज कि ये जो सेल है जिस कॉलम को और जिस रो को बिलोंग करता है वही इसका सेल रेफरेंस होता है। अब भैया कॉलम क्या होते हैं? ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ABCD, ये कॉलम है। जो आपको वर्टिकल दिख रहे हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेल बोलते हैं। जैसे आपको C कॉलम और 4th रो का जो इंटरसेक्शन है ये आपका हो गया सेल C4। अच्छा भैया ये C4 ही रहेगा, इसका नाम चेंज नहीं कर सकते? अरे बिल्कुल, सेल रेफरेंस का भी हम नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको C4 की जगह क्या लिखना है? C4 की जगह अंकित लिखना है, तो मैंने इसको अंकित लिख दिया, एंटर मार दिया, हो गया भाई, ठीक है। तो C4 में जब जब क्लिक करूंगा यहाँ पे अंकित लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। इसको मैं नेम बॉक्स बोलता हूँ, जहां पे सेल रेफरेंस लिखा हुआ आता है ना, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। अब मुझे मान लो कि क्या करना है, अंकित सेल पे जाना है। क्या करूंगा मैं? यहाँ पे अंकित टाइप कर दूंगा, ANKIT, एंटर मारूंगा, डायरेक्ट C4 पे पहुंच जाऊंगा। ये फायदा है सेल रेफरेंस का। मैंने सेल रेफरेंस डाली, नाम चेंज किया। अब मैं मान लो इस शीट में इधर उधर कहीं खो गया, यहां पे पहुंच गया मैं बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर में पहुंच गया। अब मुझे फिर से C4 पे जाना है, या तो मैं C4 ही डाल दूं, लेकिन अब वो C4 नहीं रहा, अब उसका नाम अंकित हो गया है, तो मैं यहाँ पे अंकित लिख दूंगा भाई, एंटर मारा, फिर से वहीं पहुंच गया। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है भाई, क्लियर हुई, आगे बढ़ेंगे। अच्छा ऐसा नहीं है केवल सेल का ही, रेंज ऑफ सेल्स का भी ये होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां से यहां तक कुछ सेल्स सेलेक्ट करे, ये हो गई एक रेंज ऑफ सेल्स। इसको रिप्रेजेंट कर सकते, कैसे करते हैं? E5 से शुरू हो रहा है और ये हमारा I16 तक आ रहा है, E5 से I16 तक, तो फिर E5 रेशियो I16 हम कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर मैंने यहां से ले लेता हूं A1 से A11 से B15 तक ये हमारी रेंज है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, A1 फिर रेशियो वाला साइन फिर B15, ठीक है। कॉलन भी बोलते हैं कुछ लोग, कोई बात नहीं। अब मैं इसको नाम डाल दूं, अगर इसका नाम हम लिख देते हैं, क्या नाम लिखो भाई, क्या नाम लिखूं? मैंने इसका नाम लिख दिया मोहित, ठीक है, एंटर मारूंगा, तो ये हमारी सेल रेंज का नाम हो गया। अब मुझे फिर से इसी पे आना है, तो मैं नेम बॉक्स में सर्च करूंगा MOHIT, मोहित, एंटर मारूंगा, वो रेंज हमारी सेलेक्ट होकर आ जाएगी। ये चीज फिर से क्लियर हो गई होगी आपको। तो cell reference refers to a cell or range of cells on a worksheet that can be used to find values or data that you want formula to calculate। फॉर्मूले में भी हम cell reference का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने किया था, जैसे कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे तो उसमें हमने सेल रेफरेंस ही तो डाली थी। कैसे डाली थी एक बार फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है, कैसे डाली थी फिर से बता देते हैं आपको। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डाला 1, यहाँ पे डाला 2 और मुझे 1 और 2 को ऐड करके यहाँ पे लिखना है, तो मैं इज इक्वल टू 1 वाला सेल कौन सा है? E9, फिर प्लस लगाऊंगा और फिर मैंने E10 सेल डाल दिया, एंटर मारूंगा, ये कैलकुलेट हो गया, आ गया 3। तो क्या हुआ? फॉर्मूले मैंने सेल रेफरेंस का यूज कर लिया। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो फॉर्मूले में हम इसका यूज कर सकते हैं। सेल रेफरेंस का हम यूज किस किस जगह और कर सकते हैं? डाटा को रिट्रीव करने के लिए फ्रॉम वन और मोर कंटीजियस सेल्स इन द वर्कशीट, डाटा कंटेंट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्कशीट। सो इन सब जगह से हम डाटा को उठाने के लिए सेल रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। हमारी एक ही वर्कबुक में अलग अलग वर्कशीट से भी हम डाटा को उठाने के लिए सेल रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, वो भी अभी हम करके दिखाएंगे। ठीक है,
अब आता है हमारा क्रिएटिंग रेफरेंस विद माउस, यानी कि मुझे एक सेल की रेफरेंस क्रिएट करनी है दूसरे सेल के लिए। फॉर एग्जांपल, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये सेल जो है इसको रेफर करेगा, ये होता है रेफरेंस क्रिएट करना। मतलब इस सेल में जो वैल्यू है ना वो इस पे डिपेंड करेगी। मैंने इसमें 2 लिख दिया तो इसमें भी 2 ही आ जाएगा अपने आप। मैंने इसमें 4 लिख दिया तो इसमें अपने आप 4 आ जाएगा। अगर मैंने इसमें 150 लिख दिया तो इसमें अपने आप 150 लिखा हुआ आ जाएगा। ये होता है रेफरेंस क्रिएट करना। ये हमें माउस की हेल्प से क्रिएट करना है। अब हम कीबोर्ड की हेल्प से भी करना सीखेंगे, फिलहाल माउस की हेल्प से करना सीखते हैं। कैसे करते हैं ये देखो, मैंने यहाँ पे लिया एक शीट ओपन कर ली। ये मेरा शीट 1 का B5 सेल मैंने ले लिया और शीट 2 का मैंने A5 सेल ले लिया। ठीक है, शीट 2 का जो A5 सेल है उसमें मुझे वही वैल्यू चाहिए जो शीट 1 के B5 में है। शीट 2 का जो A5 है मुझे उसमें वही वैल्यू चाहिए जो शीट 1 के B5 में है। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंबल इक्वल टू पे क्लिक कर दूंगा और फिर गया मैं शीट 1 पे और मैंने B5 सेल पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक्सेप्ट का एक टिक का ऑप्शन होता है, इसे मैंने क्लिक किया, हो गया भैया। अब क्या किया मैंने, मैं फिर से गया B5 पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 150, एंटर मारा, चेक करता हूँ यहाँ पे भी देखो 150 आ गया अपने आप ही। क्लियर है ये चीज? तो वो कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है कि जो भी आप वैल्यू यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला बॉक्स में भी शीट 1.B5 लिखा हुआ है। अब कीबोर्ड से कैसे क्रिएट करते हैं, वही चीज है भाई। कीबोर्ड से क्रिएट करने के लिए यही चीज टाइप करके लिख दो आप, यही चीज आप टाइप करके लिख दो। चलो करके दिखाता हूं। मान लो मुझे शीट 1 का D2 चाहिए शीट 2 के C3 में। क्या करूंगा मैं, यहां पे लिख दूंगा इक्वल टू शीट 1.D2। ठीक है, एंटर मारूंगा, हो गया। अब देखो शीट 1 का D2 मैंने लिख दिया 255, एंटर मारा, यहाँ पे देखो 255 आ चुका है अपने आप। तो ये होता है क्रिएटिंग रेफरेंस विद माउस एंड क्रिएटिंग रेफरेंस विद कीबोर्ड। चीज क्लियर हुई है? चलो भाई इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इक्वल टू आइकन पे क्लिक करना होता है जो कि फॉर्मूला बार के पास में होता है, वहां पे फिर सेल को सेलेक्ट कर लो, ग्रीन चेक मार्क होता है जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट या फिर फिनिश, हो जाएगा। ठीक है, या फिर अब कीबोर्ड से करना है तो शीट का नाम डाल के डॉट लगा के सेल रेफरेंस डाल दो उसकी। जैसे बताया शीट 1.D4, तो शीट नेम हो गया शीट 1, डॉट लगा के D4 आपका सेल रेफरेंस हो गया उसका। उससे आप फिर ग्रीन चेक मार्क पे क्लिक कर दो या फिर एंटर मारो, तो कुछ भी कर दो, उसके बाद आपका तैयार हो जाएगा सेल रेफरेंस। अब समझते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। तो हाइपरलिंक क्या होता है, कोई भी ऐसा टेक्स्ट या फिर ऐसा इमेज जिस पे आप क्लिक करके किसी दूसरी वेबसाइट, किसी वेब पेज या फिर किसी दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, उसी को हम हाइपरलिंक बोलते हैं। भैया समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं। जैसे आपने गूगल एड्स देखे होंगे, एड्स में क्या होता है, फोटोज आते रहते हैं कुछ ना कुछ। अब जैसे ही क्या होता है, आपने इमेज पे क्लिक किया, आप किसी वेबसाइट पे पहुंच गए, तो ये एक तरह का हाइपरलिंक है ना। इसके अंदर लिंक छिपा हुआ है ना फोटो के पीछे। अच्छा, या फिर आपने कुछ सर्च किया, वहां पे आया क्लिक हेयर टू वॉच द वीडियो, है ना, क्लिक हेयर टू वॉच, कोई मूवी आप देख रहे हो मान लो, है ना, तो आपने उस पर क्लिक किया, आप किसी और वेबसाइट पे पहुंच गए। तो इस टेक्स्ट के पीछे कुछ ना कुछ लिंक छिपा हुआ है, तभी तो टेक्स्ट ने ऐसा काम किया कि आपने उस पर क्लिक किया, कहीं और पहुंच गए। यही हाइपरलिंक है, कोई भी ऐसा टेक्स्ट या फिर कोई भी ऐसा इमेज या फिर कोई भी ऐसा आइकन जिस पे आप क्लिक करने से किसी दूसरी वेबसाइट, किसी वेब पेज, किसी फाइल, किसी लोकेशन पे पहुंच जाते हो, उसी को हम हाइपरलिंक बोलते हैं। आइए समझ लेते हैं। हाइपरलिंक्स कैन बी यूज्ड इन कैल्क, इसको हम कैल्क में भी यूज कर सकते हैं, टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करंट फाइल, टू डिफरेंट फाइल्स और इवन टू वेबसाइट। यानी कि कैल्क में मैंने किसी सेल में हाइपरलिंक लगा दिया, उसकी हेल्प से मैं अपनी उसी स्प्रेडशीट की दूसरी लोकेशन पे जा सकता हूं, या फिर किसी डिफरेंट फाइल पे भी जा सकता हूं, या फिर किसी वेबसाइट पे भी जा सकता हूं। वो डिपेंड करता है हाइपरलिंक के अंदर क्या छिपा हुआ है। ठीक है भाई। अब 2 तरह के लिंक होते हैं, एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक। एब्सोल्यूट लिंक कब टूटता है, जब टारगेट को आप मूव कर दो। मान लो कि ये वाली फाइल है, इसमें आपका लिंक लगा हुआ है, इसमें आपका हाइपरलिंक है, ठीक है, और ये वाली है आपकी टारगेट फाइल। यानी कि जब आप हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे तो ये वाली फाइल ओपन होने वाली है, टारगेट वाली। क्लियर है? अब मान लो ये दोनों एक फोल्डर में थी, मैं टारगेट वाली फाइल को कहीं और ले गया, उठा के दूसरे फोल्डर में ले गया, तो एब्सोल्यूट लिंक टूट जाएगा, क्योंकि टारगेट फाइल की लोकेशन ही चेंज हो गई। भाई लिंक में हम लोकेशन ही तो डालते हैं उस चीज की जहां पे हमें जाना है। ठीक है, अब मान लो मैंने गूगल मैप्स की लोकेशन दे दी, मतलब आपको मैंने लिंक शेयर कर दिया गूगल मैप्स का अपने घर की लोकेशन का। अब मैं अपने घर को उठाकर कहीं और ले गया, तो आप पहुंच पाओगे मेरे घर? नहीं पहुंच पाओगे। उसी तरह से अगर मैंने टारगेट फाइल को ही उठाई कहीं और रख दिया, तो आप एब्सोल्यूट लिंक से वहां नहीं जा पाओगे। अब दूसरी चीज क्या है
कि अगर मैं पूरे के पूरे फोल्डर को ही उठा के यहां पे रख दूं, ठीक है, ये रहा अपना लिंक वाली फाइल और ये रही आपकी टारगेट वाली फाइल, तो भी एब्सोल्यूट लिंक टूट जाएगा। इसमें एब्सोल्यूट लोकेशन देखी जाती है। अगर लोकेशन चेंज हुई टारगेट की, भाई टारगेट की तो चेंज हो गई ना, बेशक पूरे के पूरे फोल्डर की चेंज हुई, लेकिन टारगेट की तो चेंज हुई ना लोकेशन, तो एब्सोल्यूट लिंक टूट जाएगा। लेकिन वहीं अगर रिलेटिव लिंक की बात करें तो वो तब टूटता है जब हमारा लिंक वाली साइट और टारगेट वाली साइट की रिलेटिव लोकेशन चेंज होती है। मतलब अगर ये दोनों एक फोल्डर में हैं और मैंने पूरे के पूरे फोल्डर को उठा के यहां से यहां रख दिया, यहां से यहां रख दिया, तो रिलेटिव लिंक नहीं टूटेगा। इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है, उतनी ही रहेगी, तो रिलेटिव लिंक नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मैंने इसको किसी और फोल्डर में डाल दिया, इसको किसी और फोल्डर में डाल दिया, तो रिलेटिव लिंक टूट जाएगा। ठीक है। या फिर एक और चीज है, मान लो ये आपकी स्टार्ट लोकेशन है, यानी कि जो हाइपरलिंक वाली फाइल है, ये आपकी टारगेट लोकेशन है। मान लो मैंने लिंक वाली फाइल को उठाई कहीं और रख दिया, तो भी आपका रिलेटिव लिंक टूट जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट लिंक नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि टारगेट फाइल तो वही रही है। भाई दिमाग घूम गया आपका, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बैक करके फिर से दोबारा सुन लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। एग्जांपल ले लो, आपके पास दो स्प्रेडशीट हैं सेम फोल्डर में और लिंक हो रही है आपस में। अगर आप पूरे एंटायर फोल्डर को दूसरी जगह भेज देते हो तो रिलेटिव हाइपरलिंक नहीं टूटेगा, एब्सोल्यूट टूट जाएगा। कैसे इंसर्ट करते हैं हाइपरलिंक को? इंसर्ट मेन्यू में जाके हाइपरलिंक पे जाके आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब आता है लिंक टू एक्सटर्नल डाटा, यानी कि हमें कोई बाहर का डाटा अपने अब इस वाली फाइल में लिंक करना है। फॉर एग्जांपल ये वाली मेरी फाइल है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस शीट का सेल उस शीट से लिंक कर दिया और उस शीट का इस शीट से लिंक कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी फाइल से हम शीट्स को यहाँ पे लिंक करने वाले हैं। वो कैसे करते हैं? अब जरूरी नहीं है वो वाली फाइल कैल्क की ही हो, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल से भी लिंक कर सकते हैं, या फिर कोई भी HTML डॉक्यूमेंट से भी हम लिंक कर सकते हैं फाइल्स को। उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले जहां मान लो हमारा डाटा यहां से यहां तक इंसर्ट होने वाला है, तो हम सबसे ऊपर अपर लेफ्ट वाला सेल सेलेक्ट करते हैं उसके लिए, जहां से डाटा हमारा शुरू होने वाला है। लेफ्ट कॉर्नर वाला सेल हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। उसके लिए फिर हम जाते हैं इंसर्ट पे, ठीक है, और यहाँ पे लिंक टू एक्सटर्नल डाटा पे हम क्लिक करते हैं। अब उस डाटा का हमें URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि लिंक यहाँ पे हमें डालना है। ओके पर हम क्लिक करेंगे, वो डाटा हमें मिल जाएगा। या फिर अपने ही कंप्यूटर से अगर आपको फाइल चूज करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आप HTML डॉक्यूमेंट से टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो, या फिर ओपन ऑफिस कैल्क, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट से भी लिंक कर सकते हो। आपको कैल्क वर्कशीट ओपन करनी है जो कि आपकी टारगेट वर्कशीट है, जिसके अंदर आपको डाटा को लिंक करना है। फिर उस सेल को सेलेक्ट करो जहां पे अपर लेफ्ट होने वाला है उस सेल का डाटा का। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में जाके लिंक टू एक्सटर्नल डाटा पे आपको क्लिक करना है और वहां पे जो भी डाटा वो आपसे मांग रहा है वो आपको डालना है। अब आता है लिंक टू रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेस। डाटा सोर्स क्या होता है? जब मैं आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा रहा था तो मैंने मेल मर्ज में आपको ये पढ़ाया था डाटा सोर्स। लेकिन फिर से एक बार बता दूं, हमारे पास कोई भी ऐसा डाटाबेस जिसके अंदर लोगों के एड्रेसेस की लिस्ट हो, उसको हम डाटा सोर्स बोलते हैं। अब मुझे डाटा सोर्स को लिंक करना है अपनी स्प्रेडशीट में, वो कैसे करूंगा? बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे टूल्स मेनू में जाऊंगा, ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ओपन ऑफिस बेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डाटाबेसेस पे क्लिक कर दूंगा। आपको सारे के सारे रजिस्टर्ड डाटाबेस आपको दिख जाएंगे। लेकिन अगर मान लो जो डाटाबेस आपको चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, तो वो कैसे ऐड करोगे इस लिस्ट में? आप यहाँ पे न्यू पे जाओगे और डाटाबेस फाइल को ब्राउज कर लो, यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने ये वाली कर ली, और उसका नेम वेम डाल को ओके कर दो, वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ABC वाला ऐड हो चुका है। ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे कोई जो डाटा सोर्स लिस्ट में अवेलेबल नहीं है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो टूल्स पे जाओ, ऑप्शंस पे जाओ, ओपन ऑफिस बेस पे जाओ, डाटाबेसेस पे जाओ। अगर आपका लिस्ट में नहीं है तो न्यू बटन पे जाओ और ओपन उससे हो जाएगा आपका क्रिएट डाटाबेस लिंक डायलॉग। वहां पे आप अपना ब्राउज करो डाटा को, फाइल को, फिर उसका नाम आ जाएगा या फिर आप खुद से भी टाइप कर सकते हो और वो आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हमारा अगला सेशन आता है सेशन 3, शेयरिंग वर्कबुक डाटा। आइए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि शेयरिंग होता क्या है। तो देखिए, मान लो मेरे पास कोई स्प्रेडशीट है, मैं चाहता हूं वो अपने दोस्त के साथ शेयर कर लूं उसको, और मेरा दोस्त भी उस पर काम करे और मैं भी उस पर काम करूं, दोनों लोग साथ में काम करेंगे। वो जो भी उसमें बदलाव करेगा वो मुझे पता चल जाएगा सब कुछ। मान लो उसने किसी सेल की वैल्यू चेंज कर दी तो सारी की सारी चीजें मेरे पास कंट्रोल में होंगी। मैं एक एक चीज को चेक कर सकता हूं कि भाई उसने क्या क्या चेंज किया है और वो चेंज मुझे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये सब क्या बोल दिया आपने?
अरे एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए बिल्कुल बेसिक से इसको शुरू करते हैं। तो अगर मुझे स्प्रेडशीट शेयर करनी है तो मैं कभी भी एनी टाइम उसको शेयर कर सकता हूँ दूसरे लोगों के साथ। उसके लिए सेटअप करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? टूल्स मेनू में जाऊंगा, शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, वहां से कोलैबोरेशन फीचर्स वहां से एक्टिवेट हो जाएंगे उस वर्कशीट के लिए। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहां से आप अपनी शेयरिंग के लिए वर्कशीट को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गया टूल्स मेन्यू, मैंने क्लिक किया शेयर डॉक्यूमेंट पे और शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर्स यूजर्स पे मैंने टिक मार दिया। मैंने यहाँ पे ओके पर क्लिक किया तो ये जो है स्प्रेडशीट मस्ट बी सेव्ड नाउ टू एक्टिवेट शेयरिंग मोड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो नाम के साथ ब्रैकेट में शेयर्ड भी लिखा हुआ आ चुका है। तो ये अभी शेयरिंग मोड में है। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखो, जब भी मैं एक शेयर्ड स्प्रेडशीट को ओपन करता हूं तो क्या होता है? when you open a spreadsheet that is in shared mode, you see a message that the worksheet is in shared mode. सीधी सी बात है, अगर आपने शेयर्ड मोड वाली वर्कशीट को ओपन किया है तो वो मैसेज शो करेगी कि वर्कशीट जो है शेयर्ड मोड में है और कुछ फीचर्स जो है ना अवेलेबल नहीं होते इस मोड में। मैसेज में क्या शो करेगा कि वर्कशीट इज इन शेयर्ड मोड एंड सम फीचर्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस मोड। आप उस पर ओके पर क्लिक कर दो, आपकी वर्कशीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, जो फीचर्स अवेलेबल नहीं होते इस मोड में वो कौन कौन से होते हैं? आपका सब टोटल हो गया, ठीक है, सब टोटल हो गया, कंसोलिडेट हो गया, सीड फ्रॉम फाइल हो गया और इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल हो गया। ये 4 ऑप्शंस हैं। और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि अवेलेबल नहीं होते हैं, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ये जो फीचर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं शेयर्ड मोड के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेविंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट। सेविंग का मतलब क्या है कि मान लो मैंने एक स्प्रेडशीट शेयर कर रखी है, अब मैं उसको सेव करने जा रहा हूं। ठीक है, अब इसमें 2 सिचुएशन है। मान लो ये जो मेरी फाइल है, ठीक है, जैसी मैंने पहले से रखी हुई थी ऐसी की ऐसी ही है। मतलब मैंने अपने दोस्त के साथ जो शेयर की थी ये वाली फाइल, उसने इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है अभी तक, जैसी थी ऐसी ही है। तो मैं अगर इसको सेव करूंगा तो सिंपली सेव हो जाएगी। पहली चीज क्लियर हुई कि अगर उसने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है शेयरिंग में तो जैसी थी ऐसी ही है, तो जब मैं सेव करता हूं तो सेव हो जाएगी, कोई समस्या की बात नहीं है। समस्या कब आएगी? जब उसने कुछ ना कुछ यहाँ पे बदलाव कर दिए हैं। अब उसमें भी 2 कंडीशन है, बदलाव करे हैं तो कहीं कंफ्लिक्ट तो नहीं हो रहा। भैया क्या बोल रहे हो? ये देखो ये वाला सेल है, मैंने इसमें 2 लिखा और उसने भी 2 ही लिखा है, मैंने इसमें 4 लिखा और उसने भी 4 लिखा है, तो क्या होगा? तो कोई समस्या की बात नहीं है क्योंकि कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा। जो मैं चाहता हूं वही वो चाहता है, तो भी वर्कशीट सेव हो जाएगी। और जिस भी सेल में उस बंदे ने चेंज किया है उस सेल पे रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा, उस सेल पे रेड कलर का बॉर्डर आपको दिखाई देगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ इस तरह से रेड कलर का बॉर्डर उस सेल पे आपको दिखाई देगा जिस भी सेल में उस बंदे ने बदलाव किए हैं। ये चीजें क्लियर हुई? क्या क्या बोल दिया भैया आपने? अगर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है तो सेव हो ही जाएगी। मॉडिफिकेशन किया लेकिन कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा है कि भाई मैंने कुछ और डाला उसमें कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम है, तो भी सेव हो जाएगी। लेकिन जो जो सेल उसने चेंज किए हैं वो सेल्स पे रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा। समस्या आती है अब कब? जब कंफ्लिक्ट होता है। मैंने इस सेल में डाल दिया 1 और उसने इसी सेल में डाल दिया 3, तो कंफ्लिक्ट हो गया भाई। तो जो ओनर है, जो सेव कर रहा है, जो मैं हूं, मैं जब सेव करने जाऊंगा ना तो वहां पे एक रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वहां पे क्या होता है, वो एक एक कन्फ्लिक्ट के लिए पूछेगा, भाई यहाँ पे आपने 1 लिखा है और उसने 3 लिखा है, आपको कौन सा रखना है, 1 रखना है या 3 रखना है? मैं बोल दूंगा भाई उसने सही लिखा है 3 रख लो, या फिर मैं बोल दूंगा भाई मैंने सही लिखा है 1 रख लो। तो मैं कन्फ्लिक्ट्स को एक एक करके रिजॉल्व कर रहा हूं कि भाई 1 की जगह जो है आप 3 रख लो या फिर 3 की जगह 1 रख लो, मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे 4 लिखा, उसने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो मैंने बोला भाई 4 ही ठीक है, 4 ही रहने दो। इस तरह से एक एक करके मैं सारे कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लूंगा और अपनी शीट को सेव कर दूंगा। अब इसी चीज को अगर आपने इसमें से 50% भी समझ लिया तो आपका काम हो गया, क्योंकि अब आपको 100% समझ में आने वाला है। एक बार पढ़ लो इसको। जब भी आप शेयर्ड वर्कशीट को सेव करते हो तो सिचुएशंस क्या बनती है? अगर मॉडिफाई नहीं किया है यूजर के द्वारा तो वर्कशीट सेव हो जाएगी, पहली चीज क्लियर। अगर मॉडिफाई किया गया है और सेव किया गया है यूजर के द्वारा तो फिर क्या क्या होगा? पहला केस, अगर चेंजेस कंफ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं तो वर्कशीट सेव हो जाएगी, डायलॉग बॉक्स आएगा और कोई भी सेल जो मॉडिफाई किया गया है वो रेड कलर के बॉर्डर से आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर चेंजेस कंफ्लिक्ट कर रहे हैं तो रिजॉल्व कंफ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, और हर एक कंफ्लिक्ट के लिए आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो है वैल्यू रखनी है, आपकी वैल्यू या फिर दूसरे पर्सन की वैल्यू आपको रखनी है। सारे के सारे जब कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे तो वर्कशीट आपकी सेव हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल क्लियर है सर। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगर मान लो दूसरा यूजर जो है उसी टाइम पे शेयर्ड वर्कशीट को सेव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि भाई अभी शेयर्ड स्प्रेडशीट लॉक हो चुकी है। मतलब मान लो उसी टाइम पे तो मैं कर रहा हूं शीट को सेव और उसी टाइम पे दूसरा बंदा सेव कर रहा है, तो भाई एक टाइम पे एक ही कर सकता है ना, तो उस टाइम पे शीट लॉक हो जाएगी। इस तरह से मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा क्योंकि वहां पे एक मर्ज इन प्रोग्रेस चल रहा है, ठीक है। आप चाहो तो फिलहाल के लिए सेव कमांड को कैंसिल कर सकते हो और बाद में आप अपनी स्प्रेडशीट को सेव कर सकते हो। जब वो अपना काम निपटा लेगा तब आप अपना काम कर लेना, ठीक है। तो जब आप सक्सेसफुली अपनी शेयर्ड स्प्रेडशीट को सेव कर देते हो तो वर्कशीट जो है लेटेस्ट वर्जन आपका शो करती है सारे के सारे चेंजेस करने के बाद, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्ड चेंजेस, यानी कि जो भी चेंजेस दूसरा बंदा कर रहा है मेरी स्प्रेडशीट में वो मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड करने हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड चेंजेस का यूज करते हैं। तो कैल्क हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है जिससे हम ट्रैक कर सके कौन सा डाटा चेंज हुआ है, किस सेल का चेंज हुआ है, व्हेन यानी कि कब चेंज हुआ है, किसने चेंज किया है और किस सेल का चेंज किया है, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स क्या है इस चीज के लिए, एडिट मेनू पे जाओ, चेंजेस पे जाओ, रिकॉर्ड पे क्लिक कर दो, वहां से आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। और कलर का बॉर्डर आ जाएगा जहां पे आपके जिस जिस सेल में आपने चेंजेस किए हैं, बंदे ने चेंज किए हैं, वहां पे एक कलर का बॉर्डर वहां पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जो भी रिव्यू कर रहा है वो चेक कर सकता है। व्यू कैसे करते हैं, मतलब चेक कैसे करेंगे भाई कि कौन कौन सा चेंज हुआ है, तो उसके लिए आपके पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। करने के लिए उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट मेनू में, चेंजेस मेनू में और शो पे। एडिट मेनू में चेंजेस ऑप्शन पे, शो पे आपको क्लिक करना है, वहां से आपके सारे चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे। और आपको अलग अलग सेटिंग्स के द्वारा आप ये भी मॉडिफाई कर सकते हो कि आपको कौन कौन से चेंजेस स्क्रीन पे देखने हैं। अब आता है एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग चेंजेस, यानी कि जो भी चेंजेस किसी बंदे ने किए हैं वो आपको एक्सेप्ट करने हैं या रिजेक्ट करने हैं। बहुत ही सिंपल है। तो देखो, जब भी आपको वर्कशीट वापस मिलती है चेंज होने के बाद, तो आपने चेंजेस को रिकॉर्ड तो किया ही हुआ था, ठीक है। अब क्योंकि आप ओरिजिनल ऑथर हो तो आप प्रोसीड करोगे कि आपको कौन सा चेंज एक्सेप्ट करना है और कौन सा चेंज रिजेक्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको वर्कशीट ओपन करनी है, एडिट मेनू में चेंजेस सब मेनू पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट डायलॉग बॉक्स वहां पे ओपन होता है, तो वहां पे आपको एक एक चेंज आपको दिखाई देगा। हर एक चेंज को आप एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हो एक एक करके, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, एडिंग कमेंट्स टू चेंजेस, यानी कि मान लो मैं कोई बदलाव कर रहा हूं वहां पे, तो बदलाव करूंगा ना, तो वहां पे एक कमेंट भी मैं साथ में ऐड कर सकता हूँ कि ये बदलाव मैंने क्यों किया, ये चेंज मैंने क्यों किया है। उससे क्या है कि रिव्यू करने वाले को फायदा होगा कि वो देख सकता है हाँ भाई ये वाला चेंज इसने इसलिए किया, इसका रीजन ये है। समझ में आई चीज, कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगी। क्या होता है कि जब भी मैं कोई ना कोई चेंज करता हूं ना, तो कैल्क अपने आप एक कमेंट ऐड कर देता है रिकॉर्डेड चेंज पे कि भाई सेल B4 जो है ना 9 से 4 में चेंज किया गया है, इस तरह से, मतलब फलाना सेल जो है ना उसकी ये वैल्यू से ये वैल्यू कर दी गई है। ये तो बाय डिफॉल्ट इस तरह से कमेंट वहां पे आ जाती है। लेकिन रिव्यूअर या फिर ऑथर जो है अपनी खुद की कमेंट भी अपने रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि उसने क्यों चेंज किया है वो चेंज, मतलब वो वैल्यू उसने क्यों चेंज की है, उसके लिए वो खुद का भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई ना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर हमको कमेंट ऐड करना है तो पहले तो चेंज ही करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बदलाव करोगे तभी तो कमेंट ऐड करोगे। पहले चेंज करो, उसके बाद सेल को सेलेक्ट करो, एड मेनू में जाओ, चेंजेस पे क्लिक करो, कमेंट्स पे क्लिक करो और वहां पे जाके अपनी कमेंट टाइप कर दो, ओके पर क्लिक कर दो, ठीक है भाई। प्रैक्टिकल करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि भाई वर्कशीट को शेयर करने में असमर्थ हूं भाई, एक ही लैपटॉप है मेरे पास, किसी के साथ शेयर करूं, समझ रहे हो। तो वैसे भी समय लगता है इन सब चीजों में, तो मैंने सोचा थ्योरेटिकली ही आपको सब कुछ करा दिया जाए, ये वाला सेशन पर्टिकुलरली, ठीक है, ताकि आपको समस्या ना हो, इस चीज को ज्यादा टिपिकल ना बनाया जाए, सिंपल का सिंपल ही रखा जाए, ठीक है। अब समझते हैं मर्जिंग वर्कशीट, यानी कि मुझे वर्कशीट्स को मर्ज करना है। क्यों करना है भाई, मान लो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ अपनी वर्कशीट को शेयर कर दिया भाई, ठीक है। अब सबने अलग अलग बदलाव किए उसमें, ठीक है। अब मैं एक एक करके एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने लगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसके लिए एक ऑप्शन हमारे पास है जिसका नाम है मर्जिंग वर्कशीट, उससे हम आसानी से अपना काम कर सकते हो। तो जब मल्टीपल रिव्यूअर जो है रिटर्न करते हैं हमारे एडिटेड वर्जन ऑफ इस वर्कशीट को एक ही टाइम पे, तो यहाँ पे क्विकली हमें अगर ये सब चीजें करनी है तो एक एक करके करने से अच्छा है हम एक साथ कर लें। उसके लिए हम मर्जिंग वर्कशीट का ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या है, वही है भाई, एडिट मेनू पे जाना है, चेंजेस पे जाना है और मर्ज डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
तो वहां पे फाइल सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो जो फाइल्स आपको वापस मिली है उन सभी को वहां पे सेलेक्ट कर लो, मर्ज कर दो, ओके पर क्लिक कर दो, हो जाएगा। कंपेयरिंग वर्कशीट, कंपेयर भी उसी तरह से है। अगर मान लो क्या हुआ कि आप रिकॉर्ड करना भूल गए चेंजेस को, तो आप कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि कौन सा रिकॉर्ड, मतलब कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुए हैं। मान लो किसी सेल की वैल्यू 2 थी और बाद में उसकी सेल की वैल्यू 3 कर दी, लेकिन वो रिकॉर्ड करना भूल गया। तो अगर आप कंपेयरिंग वर्कशीट का यूज करते हो तो आप वहां पे चेक कर सकते हो ना कि पहले 2 था अब 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग करके आप जो है चेंजेस को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। कंपेयर करने के लिए आपके पास दोनों फाइल होनी चाहिए, एक तो जो आपकी ओरिजिनल वर्कशीट है और जो कि आपकी एडिटेड वर्कशीट है, दोनों आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एडिटेड वर्कशीट को ओपन करो, उसके बाद एडिट मेनू में जाओ, कंपेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, वहां से ओरिजिनल वर्कशीट को सेलेक्ट करो और इंसर्ट कर दो, वहां से कंपेयर कर सकते हो। सेशन 4 है क्रिएट एंड यूज मैक्रोज। आइए शुरू करते हैं। तो मैक्रो क्या होता है, मान लो मुझे एक ही टास्क बार बार रिपीट करना पड़ रहा है अपने कैल्क में, उसके लिए मैं मैक्रो का यूज करूंगा। मैक्रो से क्या है कि वो जो बड़ा टास्क है मेरा, वो सिंगल क्लिक में बार बार मैं कर सकता हूं। कैसे करूंगा अभी करके आपको दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे कैल्क ओपन किया, ठीक है। कैल्क में मैंने कोई ना कोई काम किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 और 4, ठीक है। अगले दिन मैं आया और अगले दिन मैंने फिर से यहाँ पे लिखा 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे में आया, मैंने फिर से 1 2 3 4 लिखा। ये मेरा मान लो ऑफिस का काम है, एग्जाम्पल ले रहा हूं जस्ट, ठीक है। ये सब मुझे डेली करना पड़ता है। तो अब मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे 1 2 3 4 टाइप ना करना पड़े, सिंगल क्लिक में मेरा पूरा एक साथ ही हो जाए ये सब। बहुत ही सिंपल है, इसका एक मैक्रो बना लो। कैसे बनाते हैं भैया, अभी सिखाते हैं आपको। देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं जाऊंगा टूल्स मेनू में, टूल्स मेनू में जाके मैं मैक्रोज पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दूंगा। मैक्रो की रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, यानी कि अब मैं जो भी करने वाला हूं वो सभी रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देता है, जिसमें स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन भी होता है। यहाँ से आप जैसे ही टास्क को कंप्लीट करते हो स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दो, मैक्रो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं काम करता हूं, यहाँ पे करता हूं काम को। 1 लिखा मैंने, 2 लिखा, फिर 3 लिखा और 4 लिखा। अब मैं कर रहा हूं स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक। यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि ये मैक्रो आपको कहाँ पे सेव करना है। ये जो डायलॉग बॉक्स है इसको बोलते हैं ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोज डायलॉग बॉक्स, ठीक है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको मैक्रो कौन सी लोकेशन पे सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। तो मुझे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में सेव करना है। अगर आप चाहें तो मॉड्यूल 1 में से या फिर किसी भी मॉड्यूल में सेव कर सकते हो। अगर आपको खुद की मॉड्यूल भी क्रिएट करनी है तो आप न्यू मॉड्यूल पे क्लिक करो यहाँ से, और मॉड्यूल 2 नाम से मैंने एक मॉड्यूल बना दी, ठीक है। इसके अंदर आप इसको सेव कर रहे हैं तो मैक्रो का नाम भी डाल दो। क्या नाम डालू, मैं डाल देता हूँ मेरा मैक्रो, ठीक है भाई। इस नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, मेरा मैक्रो मैंने सेव कर दिया इसको मॉड्यूल 2 के अंदर। चलो भाई, अब अगला दिन हो गया, मैं आया, मैंने यही काम फिर से करना है। तो मैं अब टाइप नहीं करूंगा अपना पूरा, मैं टूल्स मेनू में जाऊंगा, मैक्रोज पे जाऊंगा और रन मैक्रो पे क्लिक कर दूंगा। मैक्रो मुझे रन करना है, अपना वो वाला मैक्रो रन करा दो। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में था, मॉड्यूल 2 में था, मेरा मैक्रो नाम से था, रन पे क्लिक करूंगा। 1 2 3 4 टाइप होकर आपके सामने आ चुका है। तो ये मैक्रो जो है हमारे टास्क को इजी बना देता है। इससे हम सिंपल टास्क भी कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स टास्क भी कर सकते हैं, ठीक है। और ओपन ऑफिस की जो मैक्रो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, आप उसे आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। ये होता है अपना मैक्रो। एक बार इसको रीड करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने के चांस है यहाँ से सीधा। तो मैक्रो होता है एक सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। हमारी कमांड्स और की स्ट्रोक का एक सेव्ड सीक्वेंस होता है जिसको हम बाद में यूज करने के लिए स्टोर करते हैं, ठीक है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसका रट्टा मान लो कुछ भी कर लो, ठीक है। आगे बात करें, ओपन ऑफिस की जो मैक्रो लैंग्वेज है वो फ्लेक्सिबल है, अलाउ कर दिया ऑटोमेशन ऑफ बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। इससे हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक। मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू रिपीट अ टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। एक ही तरीके से एक टास्क को बार बार रिपीट करना है मुझे, तो उसके लिए मैं मैक्रो का यूज करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। करते कैसे हैं, टूल्स मेनू में जाओ, मैक्रोज पे क्लिक करो, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर दो। इससे मैक्रो रिकॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा, रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां पे स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन भी आपको दिखाई देने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, मैक्रो रिकॉर्डर जब हमारा चालू होता है, जब रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है तो वहां पे स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन दिखेगा। अब वहां पे आप अपना काम करो, स्प्रेडशीट पे जो भी करना है, रिकॉर्डिंग चालू है।
जैसे ही काम हो जाए स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दो। फिर ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पे अपनी करंट वर्कशीट को सेलेक्ट करो और जो भी मॉड्यूल आपको क्रिएट करनी है या फिर पहले से एग्जिस्टिंग मॉड्यूल को आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद अपना जो मॉड्यूल है उसमें मैक्रो का नाम डाल दो और सेव कर दो। आप अपना मैक्रो इस तरह से वहां पे सेव कर दोगे, जो मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब अगर आप चाहें तो मैक्रो को एज अ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन क्या होता है, जब मैंने आपको सब टोटल पढ़ाया था तो बताया था मैंने कि जैसे एक बार फिर से बता दूं, जैसे मैं डाटा मेनू पे गया और सब टोटल पे गया तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ फंक्शन अप्लाई कर देते हैं वहां पे। जैसे मैंने वहां पे जो है अमाउंट का सम किया था, यहाँ पे और भी फंक्शन होते हैं, सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, ये सब चीजें आपको वहां पे मिलती हैं देखने के लिए फंक्शंस के अंदर। तो क्या मैक्रो यहाँ पे कोई फंक्शन में दिखाई दे रहा है? यहाँ पे मुझे अभी मैंने एक मैक्रो बनाया था मेरा मैक्रो नाम से, वो हमें फंक्शंस में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब मैक्रो एज अ फंक्शन काम नहीं करता है। यही मतलब तो हुआ इसका। ठीक है, चलो अब होता क्या है वो समझते हैं। तो ये क्या है, टूल्स पे जाओ, मैक्रोज पे जाओ, ऑर्गेनाइज मैक्रोज पे जाओगे, ओपन ऑफिस बेसिक पे क्लिक करोगे तो आपको बेसिक मैक्रोज डायलॉग ओपन हो जाएगा। मैक्रो को सेलेक्ट करो, एडिट पे क्लिक करो, आपका मैक्रो एडिटिंग के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जाना था टूल्स पे, मैक्रोज पे, ऑर्गेनाइज मैक्रोज पे और ओपन ऑफिस बेसिक पे। तो यहाँ पे आपने मैक्रो को सेलेक्ट किया और यहाँ से ना आप कुछ इस तरह से एडिट करके ना मैक्रो को एडिट भी कर सकते हो। जो हमारा टॉपिक था कौन सा, फंक्शंस वाला, वो अभी थोड़ा सा आगे आएगा जो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन फिलहाल ये चीज है, अगर आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा मैक्रो को एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो चीजें मैंने अभी आपको बोल दी थी कि वो फंक्शन लिस्ट में नहीं होता, फंक्शन होता है कि नहीं होता, वो भी आएगा, टेंशन मत लो आप। अच्छा, अगर हमें मैक्रो से कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है, मान लो कोई भी फंक्शन मुझे इस तरह से बनाना है कि मुझे कुछ डाटा दिया हुआ है 2, 4, 6, -8, -4, 3 और 1। मैंने कुछ ऐसा मैक्रो बनाया कि उन वैल्यूज का सम कर दो जो केवल पॉजिटिव है, पॉजिटिव का सम कर दो बस। तो क्या करेगा ये, 2 + 4 + 6 + 3 + 1, इन दोनों को वो नहीं जोड़ेगा। ठीक है, 2 + 4 + 6 + 3 + 1 ये आपको आंसर दे देगा। ये नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो आप इस तरह से उसमें आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये केवल उन्हीं वैल्यूज का सम करेगा जो कि पॉजिटिव है और नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स को वो इग्नोर कर देगा। ये चीज क्लियर हुई, आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका पॉजिटिव सम जो है कैलकुलेट करता है सम ऑफ पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। क्या मैक्रो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि कैल्क तो बोलता है कि मैक्रोज नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन वो रियली उस तरह से बिहेव नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैक्रोज जो है फंक्शन लिस्ट में आते नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि आप जो है फंक्शंस को रेगुलर फंक्शन की तरह बिहेव करा सकते हो बाय राइटिंग एन एड इन। ठीक है भाई, सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग यानी कि डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, अब यहाँ पे सॉर्टिंग को आप ऑटोमेट कर सकते हो बाय यूजिंग मैक्रोज इन कैल्क। ठीक है, आप सिंगल कॉलम में या फिर मोर देन 1 कॉलम्स में भी डाटा को सॉर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग मैक्रोज। जब भी आप मैक्रो को रन कराते हो डाटा सॉर्ट हो जाता है और इन सब मैक्रोज को आप यूजिंग कोड अपने ओपन ऑफिस में लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, और आप चाहो तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ये अगली स्लाइड है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आने के चांसेस हैं एग्जाम में। और ये रही आपकी अगली स्लाइड, इसके बाद ये रही आपकी अगली स्लाइड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना साथ दिया, ऐसे ही और साथ देते रहें। थैंक यू।